हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए प्रेस्क्राइब्ड हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ एलईडी. दिस चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह. फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स टाइटल. As we can see, portrait. The word portrait means a drawing, a description of something in words. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जी अपनी जो दादी के साथ उनका जो रिलेशन था 20 साल का, 20 years का, तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस ही विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडमदर. इस स्टोरी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि वो बताएंगे खुशवंत सिंह जी कि उनकी दादी देखने में कैसी लगती थी, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी और 20 सालों के बीच उनकी दादी और खुशवंत सिंह जी के रिलेशन में क्या क्या चेंजेस आए और जब वे बहुत ओल्ड हो गई तो उनकी डेथ हो गई. तो in this story we will see that the writer has drawn a portrait of grandmother based on his relationship with her for 20 years. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. ये कहानी एक मेमोरी बेस्ड है. जब खुशवंत सिंह जी छोटे थे तो उनके पेरेंट्स शहर चले गए थे और वे अपनी दादी के देखरेख में गांव में रहते थे. तो जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम इसमें कुछ थीम एक्सप्लोर करेंगे. ये जो थीम है, वी विल एक्सप्लोर द थीम ऑफ इनोसेंस एंड फ्रेंडशिप, love, connection, selflessness and acceptance. तो जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होगी तो हमें ये सब थीम इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. खुशवंत सिंह जी जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स शहर चले गए थे और वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे. तो here he says कि जो उनकी दादी थी, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जैसे अक्सर होता है कि दादी माँ अक्सर ओल्ड ही होती हैं, तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि सभी दादी की तरह उनकी दादी भी ओल्ड थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Means वो जब से रिकलेक्ट करते हैं तो उन्होंने अपनी दादी को हमेशा ही ओल्ड देखा है और उनका जो फेस था वो कैसा था, फुल ऑफ रिंकल्ड, रिंकल से भरा हुआ था, फुल ऑफ क्रीजेस और फोल्ड्स. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. That was hard to believe means लोग ऐसा कहते हैं कि वो कभी बहुत यंग थी, ब्यूटीफुल थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ को हमेशा ओल्ड ही देखा था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece. This is mantelpiece. In cold cities or in cold places, in the drawing room there is a fireplace. और उस फायरप्लेस के ऊपर जो सेल्फ होती थी उसके ऊपर उनके दादाजी का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था. तो ये जो सेल्फ है, दिस इज कॉल्ड मेंटल पीस. He bore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest.
द बेस्ट पार्ट ऑफ ए चेस्ट मीन्स उनकी जो बियर्ड थी वो बहुत ही लॉन्ग थी और उनके चेस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट को वो कवर करती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old और वो देखने में कैसे लगते थे कि कम से कम वो 100 साल के तो होंगे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. जब उनकी पोर्ट्रेट को राइटर देखते थे तो उनको लगता ही नहीं था कि उनके दादाजी कभी यंग भी होंगे और उनकी एक वाइफ होगी, उनके बच्चे होंगे. उनकी फोटो देखकर लगता था कि वो हमेशा से ही ओल्ड रहे होंगे और उनके लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. See, for my grandmother, अगर कोई कहता था कि मेरी दादी माँ यंग थी, सुंदर थी, तो वो सोचना थॉट कैसा था? थॉट रिवोल्टिंग था, डिस्गस्टिंग था. मतलब ये बहुत ही मुश्किल था ऑथर को ये बिलीव करना कि उनकी दादी माँ कभी यंग थी और ब्यूटीफुल थी, क्योंकि ऑथर ने जब से अपनी दादी माँ को देखा था ओल्ड ही देखा था. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर बताती थी कि she was also a child and she used to play games, but that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब उनकी दादी उनको बताती थी कि वो भी कभी बच्ची थी, वो भी खेला करती थी, तो राइटर को ये सारी बातें बिल्कुल एब्सर्ड लगती थी, अनरीजनेबल लगती थी, अनडिग्निफाइड. वो उनको नहीं लगता था कि दादी ठीक बोल रही है, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे. And we treated it like the fables of the prophets he used to tell us. और वो उनकी बातों को उसी तरह ट्रीट करते थे फेबल्स की तरह. फेबल्स हमारी वो कहानियां होती हैं जो हमें कुछ मोरल लेसन देती हैं. legendary tales with moral lessons. इन कहानियों का जो पर्पस होता है that is to teach students or listeners some moral. Of the prophets means saints. तो उनकी जो दादी थी जब वो बोलती थी कि मैं भी गेम्स खेलती थी तो उनको ऐसा लगता था कि इट इज जस्ट फिक्शियस स्टोरीज, ये केवल एक काल्पनिक कहानियां हैं. Here the writer describes the physical appearance of his grandmother. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. वो यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस है. शी वॉज शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट. जैसे कि होता है कि जब ओल्ड एज होती है तो थोड़ी सी बॉडी बेंट हो जाती है, तो उनकी बॉडी भी बेंट थी और उनका जो चेहरा था वो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. वी कैन सी इन दिस पिक्स कि एज वी ग्रो तो देयर आर मेनी लाइंस ऑन फेस. तो ऐसे उनका चेहरा था. नेक्स्ट, नो, वी वर certain she had always been as we had known her. The writer was sure कि वो कभी यंग थी ही नहीं. Old, so terribly old that she could not have grown older. और राइटर ने उनको इतना ओल्ड देखा था, terribly means frightening old, कि उनको लगता ही नहीं था कि वो अब इससे भी ज्यादा ओल्ड होंगी. And had stayed at the same age for 20 years. 20 years से बिल्कुल वैसे ही थी. She could never have been pretty. वो कभी सुंदर तो हो ही नहीं सकती. But she was always beautiful. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राइटर सेज कि वो प्रीटी नहीं हो सकती लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है. तो यहाँ पर तो फिजिकल ब्यूटी, आउटवर्ड ब्यूटी की बात कर रहे हैं. Here he mentions outward beauty, जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है.
और here the writer mentions internal beauty. तो उनकी दादी बाहर से देखने में तो सुंदर नहीं थी, लेकिन उनका मन बहुत सुंदर था. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled. Hobbled means walked with difficulty. She was quite old और वो प्रॉपरली नहीं चल पाती थी, मुश्किल से चल पाती थी. About the house in spotless white. Spotless white means वो हमेशा जो उनकी ड्रेसेस होती थी वो केवल वाइट कपड़े पहनती थी. और with one hand resting on her waist, एक हाथ उनकी कमर पर होता था. To balance her stoop, ताकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके. बैलेंस हर स्टूप, और उनकी जो बॉडी थी वो कैसी हो गई थी? स्टूप हो गई थी. स्टूप मीन थोड़ी सी आगे झुक गई थी. As we can see in this pic, bent of the stoop means bent of the body, and the other telling the beads of her rosary. और उनके दूसरे हाथ में रोजरी रहती थी, माला रहती थी. और बहुत सारे लोग जब पूजा करते हैं तो अपने हाथ में एक माला रखते हैं, और इस माला के द्वारा वो क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने कितनी बार वो मंत्र पढ़ लिया है, तो उस चीज को दोहराने के लिए वो इस माला के मनकों को आगे शिफ्ट करते जाते हैं. तो इस एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. बीड्स ऑफ हर रोजरी, बीड्स इसके मनके होते हैं और इस माला को बोलते हैं रोजरी. स्मॉल बॉल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूज्ड फॉर प्रेयर्स. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Means her silver locks. तो यहाँ पर जो silver locks हैं, they refer to hair, white hair. उनकी जो hair थे वो white थे या grey थे. were scattered untidily over her pale. उनका जो चेहरा था वो हल्का पीलापन लिए हुए था. और puckered face means जब एज बढ़ने लगती है तो चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स हो जाती हैं. तो हम इस पिक में भी देख सकते हैं puckered face कि बहुत ज्यादा चेहरे पर रिंकल्स हैं. तो उनके जो बाल होते थे वो बिखरे रहते थे, उनका फेस puckered था, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और वो जो लिप्स थे उनके constantly मतलब continuously मूव करते रहते थे. वो कुछ ना कुछ प्रेयर गाती रहती थी. तो वो प्रेयर इतना धीमे गाती थी कि वो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं पड़ता था. inaudible means which could not be heard, जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते थे. Yes, she was beautiful. Writer again emphasizes कि उसकी दादी कैसी थी? सुंदर थी. She was like the winter landscape in the mountains. यहाँ पर खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी का कंपैरिजन किससे किया है? विंटर में जो माउंटेन्स होते हैं जितने सीरीन होते हैं, शांत होते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी दादी का कंपैरिजन विंटर के माउंटेन से करते हैं. द ऑथर ऑलवेज फाइंड्स हिज ग्रैंडमदर काम एंड पीसफुल. उसकी दादी माँ कैसी रहती थी? माउंटेन्स की तरह. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी. उसकी दादी हमेशा पीसफुल रहती थी, काम रहती थी. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. She was always satisfied. Contentment means mental peace, satisfaction. So the author always finds his grandmother calm and peaceful, and appearance was also such, with spotless white clothes and silvery hair. He refers to the widespread wholesome calmness of his grandmother's character.
तो जिस तरह से विंटर सीजन में माउंटेन्स एकदम वाइट नजर आते हैं, एकदम काम नजर आते हैं, इन द सेम वे उसकी दादी हमेशा वाइट क्लोथ्स पहनती थी और एकदम शांत लगती थी। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पहले आपको पढ़ाया था कि वी विल एक्सप्लोर मैनी थीम्स इन दिस स्टोरी। तो अब एक फ्रेंडशिप का थीम भी था। तो माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर ऑल द टाइम। देयर वाज ए वेरी स्पेशल बॉन्डिंग बिटवीन द ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडमदर। वो कॉन्स्टेंटली साथ ही रहते थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मॉर्निंग में वो उसको उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. She said her morning prayer. वो अपनी जो मॉर्निंग की प्रेयर थी वो कैसे गाती थी? मोनोटोनस मीन्स सेम टोन में, उनकी वही टोन रहती थी, एक डल टोन में गाती थी। सिंग सॉन्ग मीन्स डल। वाइल सी बेथ, जब वो मुझे नहला रही होती थी या मुझे कपड़े पहना रही होती थी। एंड शी हैड ए होप कि व्हेन आई विल कंटिन्यूअसली लिसन हर, तो आई विल लर्न दैट प्रेयर, मैं उस पोएम को याद कर लूंगा। आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। आई लिसन, लेकिन राइटर सेज कि वो उस पोएम, उनकी प्रेयर को सुनता था क्योंकि उसको अपनी दादी की आवाज प्यारी लगती थी। बट ही नेवर ट्राइड, बॉदर्ड मीन्स टेक द ट्रबल टू डू समथिंग, बट ही नेवर ट्राई टू लर्न दैट प्रेयर। उसने कभी उसको सीखने की, प्रेयर को सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो क्या करती थी, जब उसके स्कूल जाने का टाइम होता था तो उसकी जो वुडन स्लेट थी, आजकल हम जैसे नोटबुक पर लिखते हैं तो ओल्ड टाइम्स में हम लोग स्लेट पर लिखते थे। स्लेट पर लिखा जाता था चौक के द्वारा। तो उनकी जो दादी थी, उसकी जो वुडन स्लेट होती थी उसको पहले से वो वॉश कर देती थी, प्लास्टर उस पर कवर कर देती थी येलो चौक, और एक छोटा सा उनका मिट्टी का बना हुआ अर्थन मीन्स मेड ऑफ अर्थ इंक पॉट देती थी, एक रेड पेन देती थी, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी और राइटर को पकड़ा देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और उनको नाश्ते में उनकी दादी एक मोटी सी बासी रोटी देती थी, चपाती देती थी, उस पर थोड़ा सा बटर लगाकर और थोड़ी सी शुगर उसके ऊपर स्प्रेड कर देती थी, फिर वो दोनों स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और बहुत सारी चपातियाँ वो गांव के डॉग्स के लिए ले जाती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी दादी केवल उनसे, खुशवंत सिंह अपने पोते से ही अटैच नहीं थी, वो सभी का ख्याल रखती थी। She was kind to all. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. उनकी दादी उनके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों अटैच थे। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और जो मंदिर के पुजारी होते थे वही हमें अल्फाबेट सिखाते थे और सुबह की प्रेयर। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब हम सभी बच्चे रोज में बैठकर बरामदे के दोनों तरफ अल्फाबेट गाते थे या प्रेयर गाते थे इकट्ठे होकर, कोरस मीन्स टुगेदर, तो मेरी जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठकर होली बुक्स पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब उनका स्कूल पूरा हो जाता था तो दोनों वापस आ जाते थे साथ साथ। This time the village dogs would meet us at the temple door.
और इस टाइम उनके साथ कौन आता था? डॉग्स भी उनका पीछा करते थे, वो उनका मंदिर के गेट पर वेट कर रहे होते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो हमारा पीछा करते हुए ग्रोलिंग कर रहे होते थे, अजीब सी साउंड निकाल रहे होते थे, या जो चपाती दादी माँ उनके लिए डालती थी उनके लिए आपस में लड़ रहे होते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. मीन्स जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए सिटी में तो उन्होंने उसकी दादी माँ और खुशबू सिटी को शहर में बुला लिया, सिटी में बुला लिया। That was a turning point in our friendship. अब क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट मीन्स अ पॉइंट ऑफ मार्क्ड चेंज। उनकी फ्रेंडशिप में बहुत चेंज आया, एक इम्पॉर्टेंट चेंज took place. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. तो अब क्या हुआ कि वो सेम रूम में तो रहते थे, लेकिन ग्रैंड माँ उनके साथ उनके स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. पहले जैसे दादी माँ के साथ वो पैदल जाते थे, लेकिन अब वो बस से जाते थे। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब कोई मतलब डॉग्स नहीं थे जिनको कि दादी माँ रोटी खिला सके, क्योंकि दादी माँ स्कूल नहीं जाती थी। अब जो खुशवंत सिंह थे, राइटर थे, वो बस से जाते थे स्कूल। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब उन्होंने क्या किया कि जो उनका जो सिटी का घर था, उसके घर में जो बरामदा था, वहां पर वो स्पैरोज को खिलाने लगी, फीडिंग कराने लगी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे ईयर्स निकलते गए, समय निकलता गया, उन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट्स है वो कम होता गया। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो दादी माँ ने मुझे जगाना जारी रखा, मुझे वो स्कूल के लिए भी तैयार करती थी। लेकिन when I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि आज तुम्हारी टीचर्स ने तुमको क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो मैं जो भी पढ़ता था वो मैं उनको बता देता था कि मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं, या वेस्टर्न साइंस की कुछ चीजें सीखी हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। जो कुछ भी वो स्कूल में सीखते थे वो अपनी दादी को बता देते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे मैं जब उनको ये सब बताता था वो मतलब दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो दुखी हो जाती थी क्योंकि अब जो पढ़ाई मैं कर रहा था उसमें वो बिल्कुल शी कुड नॉट हेल्प। अब वो जो मैं स्टडी कर रहा था उसमें वो बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. जब उनको पता चलता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, जो होली बुक्स होती हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था और वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school. और जो चीजें मुझे स्कूल में पढ़ाई जाती थी उन चीजों में उनका कोई विश्वास नहीं था। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन जब राइटर ने बताया कि उनको म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है, she was very disturbed. To her, music had lewd association
It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She was stressed with the idea of music lessons being given at school. She was very disturbed. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. To her, music had lewd association. Lewd means indecent. Association means connections. She considered music suitable only for the pupil with low dignity and such as harlots and beggars. As per her, according to the grandmother, music was not meant for the gentle folk. उनके अकॉर्डिंग जो डिसेंट लोग हैं उनके लिए म्यूजिक नहीं था. देखिए ये बात बहुत मतलब ओल्ड ईयर्स में म्यूजिक को अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, लेकिन अब तो बहुत कुछ चेंज आ चुका है. ये एक बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब में भी आता है. तो मीन्स दादी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी जो पढ़ाई उनकी हो रही थी. नेक्स्ट. She said nothing but her silence. She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She was not happy with my study. तो उन्होंने लेकिन कहा कुछ नहीं. उनकी साइलेंस ही बता रही थी कि she is not happy. She rarely talked to me after that. वो अब बहुत कम बोलती थी. और जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो I was given a room of my own. तो वहाँ पर मुझे हॉस्टल में एक कमरा मिला और जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड. और दादी माँ और पोते के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो अब टूट गई. स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन. माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. Seclusion means isolation, अकेलापन, and resignation means without complaint. दादी माँ ने क्या किया कि grandmother calmly submitted to her loneliness or secluded life. उन्होंने बिना किसी कंप्लेंट किए हुए अपनी जो loneliness थी, अपनी जो lonely life थी उसको एक्सेप्ट किया. तो यहाँ पर हम थीम देखते हैं एक्सेप्टेंस की. वो जो भी कंडीशन आ रही है उसको वो बहुत हैप्पीली, बहुत कामली उसको एक्सेप्ट कर रही हैं. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब क्योंकि वो बहुत अकेली हो गई थी तो वो ज़्यादातर अपना समय स्पिनिंग व्हील पर बिताती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. और वो मॉर्निंग से लेकर सनसेट तक अपने व्हील पर ही धागा स्पिन करती रहती थी और अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while. केवल दोपहर में वो कुछ देर आराम करती थी. टू फीड द स्पैरोज. तभी वो स्पैरोज को दाना खिलाती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब दोपहर में शी सैट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठती थी, कोर्टयार्ड में बैठती थी, तो वो ब्रेड के टुकड़े करती रहती थी, छोटे छोटे टुकड़े. तब हजारों मतलब कई बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स स्पैरोज उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी और इतना ज़्यादा उनका शोर होता था. With the author refers to the real confusing, chaotic noise caused by the chirping of the sparrows that scattered round or perched on his grandmother. जो
स्पैरोज होती थी, उनका बहुत ज़्यादा, उनकी चर्पिंग का बहुत ज़्यादा शोर होता था। Some came and perched on her legs, others on her shoulders. कुछ उनके हाथों पे बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पर, पैरों पर. Some even sat on her head, और कुछ तो उनके हाथ, उनके सिर पे भी बैठ जाती थी. She smiled, but never showed them away. वो मुस्कुराती रहती थी, लेकिन कभी भी वो उनको भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half hour of the day for her, क्योंकि इस समय को वो सबसे ज्यादा एंजॉय करती थी. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. Or I would be away for 5 years, and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. When I decided to go abroad means outside the country, foreign. और जब खुशवंत सिंह जी बाहर पढ़ने जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि उनकी दादी दुखी होगी. खुशवंत सिंह जी ने किंग्स कॉलेज लंदन से LLB की डिग्री ली थी, तो उसके लिए वो 5 इयर्स के लिए उन्होंने वहाँ स्टडी की थी. तो उनको लग रहा था कि दादी दुखी होगी. इस लाइन का एक्सप्रेशन एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल मीन्स कि दादी की जो एज थी तो उसमें कोई बता नहीं सकता था कि जब वो 5 साल बाद आएंगे वापस तो दादी उनको मिलेगी भी या नहीं. बट माई ग्रैंड मदर कुड मीन्स, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को पता था कि उनको कुछ नहीं होगा. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो बिल्कुल इमोशनल नहीं थी. सेंटिमेंटल मीन्स कैरिड अवे बाई इमोशंस. वो बिल्कुल कंपोज थी, बिल्कुल पीसफुल थी. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. जब वो राइटर को छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आई तो उन्होंने किसी से डिड नॉट टॉक, किसी से बात नहीं की, उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया. शी कंटिन्यूअसली प्रेड, लगातार वो प्रे करती रही. एंड शी वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो प्रेयर में ही था. और फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो फिंगर्स थी वो मन के शिफ्ट कर रही थी, लगातार वो कोई मंत्र का जाप कर रही थी. साइलेंटली She kissed my forehead. उन्होंने मेरे forehead पर किस किया. And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. But that was not so. Silently she kissed my forehead and when I left. और जब राइटर जा रहा था तो उन्होंने उसको किस किया, और उसको ऐसा लगा राइटर को कि शायद एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट, कि ये दादी के साथ उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट है. और आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और उन्होंने जो किस था, जो उन्होंने थोड़ी सी जैसे किस किया तो थोड़ा सा उनके जो फोरहेड पर जो सलीवा से थोड़ा सा उनको गीलापन, वेटनेस फील हुई. तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेसियस चीज़ लग रही थी कि जो दादी ने किस किया है, हो सकता है शायद ये हमारे दादी के साथ लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट हो. बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. जब 5 साल बाद मैं वापस आया तो वो मुझे लेने आई स्टेशन पर. She did not look a day older. 5 सालों में भी वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी. She still had no time for words. जैसे उनके पास पहले टाइम नहीं था, आज भी टाइम नहीं था. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और जब उन्होंने राइटर को एम्ब्रेस किया, क्लैस्प किया अपने आर्म्स में, तो उस टाइम फिर खुशवंत सिंह ने सुना कि वो अपनी प्रेयर्स रिसाइट कर रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes.
और जब उनका जो अराइवल का फर्स्ट डे था तो वो उस दिन उनका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन से थे? जब वो अपनी स्पैरोज के साथ थी। उन्होंने उनको कुछ ज़्यादा देर तक फीड कराया और बीच बीच में वो क्या करती थी कि जैसे कभी कोई बर्ड स्पैरो उनके सिर पर बैठ गई या हाथ पर बैठ गई तो वो प्यार से उनको थोड़ा सा डांट भी देती थी। तो here we see कि grandmother had developed a special bond with these birds, so the rebukes or scolding meant nothing serious, rather it was a way of communicating. तो ये जो उनकी स्कोल्डिंग थी वो कैसी थी? ये तो एक कम्युनिकेशन का मीडियम था, मतलब वो उनको प्यार से थोड़ा सा छिड़क देती थी, जैसे कि हम लोग होते हैं प्यार से बच्चों को थोड़ा बहुत डांट देते हैं। तो ऐसे ही दादी माँ का जो प्यार था वो स्पैरो के लिए बिल्कुल वैसा ही था। तो अभी तक हमने स्टोरी में देखा कि शी इज वेरी अटैच्ड टू बर्ड्स, शी वाज वेरी काइंड टू डॉग्स एंड स्पैरोज। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. शाम के समय खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ में एक चेंज देखा। उस दिन उन्होंने प्रे नहीं की। She collected the women of the neighborhood, आसपास की पड़ोस की लेडीज को बुलाया और एक ओल्ड ड्रम पुराना जो ढोलक था उसको उठाया और गीत गाने लगी और कई घंटों तक for several hours she thumped means beat। उन्होंने वो जो ढोल था पुराना, dilapidated means जो ruined और old and worn out ड्रम था, उसकी जो स्किन थी वो सैगिंग थी, वो थोड़ी सी लूज हो रही थी और उसी को वो कई घंटों तक थंप करती रही, बीट करती रही। एंड sang द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो जो गीत गा रही थी वो जो वॉरियर्स के योद्धाओं के वीरता के घर वापसी के गीत गा रही थी। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. We had to persuade her. हमको उनको कहना पड़ा कि नहीं प्लीज आप रुक जाइए, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगी। Overstraining means very tiring. That was the first time since I had known her. और ये पहली बार ऐसा हुआ कि she did not pray, कि उस दिन उन्होंने प्रे नहीं की। The next morning she was taken ill, और अगले ही दिन वो बीमार हो गई। It was a mild fever, हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने क्या कहा कि it would go, कि बुखार ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought differently, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग सोच रही थी। She told us that her end was near, कि उनका अब समय आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. मेरी ग्रैंडमदर, डॉक्टर ने तो कहा ठीक हो जाएंगी वो, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली मीन्स वो कुछ अलग सोच रही थी। उन्होंने हमें बताया कि उनका जो एंड है, शी इज अबाउट टू डाई। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म होने वाली है, उसका जो लास्ट चैप्टर है उससे कुछ ही घंटों पहले वो शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रेयर करना भूल गई हैं, छूट गई है उनसे प्रेयर। तो नाउ शी विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो अपना कोई भी समय हमसे बात करने में बर्बाद नहीं करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, फैमिली मेंबर्स थे जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स थे, उन्होंने इस बात को अपोज किया, लेकिन सी इग्नोर्ड,
आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो अपने बेड में लेटकर भगवान की प्रार्थना करती रही, अपने मंत्रों का जाप करती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. Even before हम कुछ सस्पेक्ट कर पाते, हम कुछ अंदाजा लग पाता, इससे पहले ही उनके लिप्स ने मूव करना बंद कर दिया, जो वो प्रेयर कर रही थी वो बंद हो गई और जो उनके हाथ में माला थी वो फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अब उनकी फिंगर्स में लाइफ नहीं थी और उससे वो गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक पीलापन उनके चेहरे पे छा गया। वी न्यू दैट शी वाज डेड, हमें पता था कि अब वो शी इज नो मोर। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, फैमिली मेंबर्स ने मिलकर उनको बेड से नीचे उठाया। एस इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, और उनको जमीन पर लिटा दिया, ग्राउंड पर लिटा दिया और उनके ऊपर रेड श्राउड, एक लाल रंग का श्राउड मीन्स क्लॉथ स्प्रेड ओवर ए डेड बॉडी, इसको कफन भी कहा जाता है, वो उससे उनकी बॉडी को ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स लेमेंट, कुछ घंटों के लेमेंट के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके लास्ट राइट के अरेंजमेंट के लिए सभी लोग चले गए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. तो शाम को जब हम उनके रूम में गए, एक स्ट्रेचर लेकर, क्रूड एक वुडन का बना हुआ स्ट्रेचर, so that they can टेक हर टू बी क्रेमेटेड, ताकि उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जा सके, स्ट्रेचर लाइक दिस। तो द सन वाज सेटिंग, एट दैट टाइम सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उस समय शाम हो रही थी, सूर्यास्त हो रहा था, तो उनका रूम और बरामदा एक गोल्डन लाइट के ग्लो से शाइन कर रहा था। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. और जब वो बरामदे में पहुंचे तो वो बीच में ही स्टॉप हो गए, रुक गए हाफवे में ही, क्योंकि बरामदे में और उनके रूम में जहां पर वो लेटी हुई थी, where she lay dead एंड स्टिफ, उनकी बॉडी स्टिफ हो गई थी, जहां वो लेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, बहुत सारी स्पैरोज चारों तरफ स्कैटर्ड, बिखरी हुई बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, जैसे डेली उनकी आवाज होती थी चर्पिंग की, लेकिन आज कोई साउंड नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें लगा कि दे आर हंग्री, ये स्पैरोज खाने के लिए बैठी हैं, क्योंकि रोज उनकी दादी उनको खाना खिलाती थी और आज दादी बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल लेटी हुई थी, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और अगले दिन, yes, we will see from here. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. मेरी माँ को लगा कि बर्ड्स भूखी हैं तो इसलिए बैठी हुई हैं, तो वो कुछ ब्रेड लाई और
जैसे दादी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी तो मेरी माँ ने भी उनको ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रम्स में तोड़ा. The way my grandmother used to throw it to them, और उनकी तरफ फेंक दिया. The sparrows took no notice of the bread. तो वर्ड्स ने स्पैरोज ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उन ब्रेड की तरफ. When we carried my grandmother's corpse, और जब हम अपनी दादी माँ का जो डेड बॉडी थी उसको ले गए, कॉर्प्स में डेड बॉडी, they flew away quietly. तो वो बिल्कुल शांति से उड़ गई. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और अगले दिन जो स्वीपर था उसने उन सारी ब्रेड क्रम्स को स्वीप करके झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाल दिया. मतलब वो जो स्पैरोज थी वो केवल दादी की डेथ पर अपना दुख प्रकट कर रही थी, वो ब्रेड खाने के लिए वेट नहीं कर रही थी. तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ this very touching story of relationship, and I hope you would have enjoyed this chapter. Okay, thanks for watching the video. Thank you.